अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जनाब आज का वीडियो जो है उसका थंबनेल तो आप लोगों ने रीड कर लिया है। तो पहली जो खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है बायोग्राफी। जो पाकिस्तान के बनने वाले अब नए चीफ जस्टिस हैं वो कौन हैं, वो कब पैदा हुए, उनकी क्या डेट ऑफ बर्थ है, उनकी क्या पर्सनल लाइफ है, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में क्या कुछ किया है, सब कुछ खंगाल के मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो जाऊंगी। बल्कि अभी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की तारीख में अगर अदलिया में किसी ने अपना पॉजिटिव किरदार अदा किया है तो वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं और हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। और उससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि पीटीआई का जो ऑफिशियल अकाउंट है वो उनके बारे में हर्जा सराई कर रहा है, उनके बारे में इतनी गंदी और गलीज किस्म की पोस्ट लगा रहा है कि समझ नहीं आता कि इन लोगों को हो क्या गया है। बहरहाल वो लोग जो ये कहा करते थे कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको एक्सटेंशन चाहिए, जबकि आप लोगों ने देखा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पिछली बार भी ये बात कही थी कि उनको एक्सटेंशन नहीं चाहिए और वही हुआ कि उनको एक्सटेंशन नहीं चाहिए थी। इसीलिए ये फैसला किया गया कि किसी और को अब चीफ जस्टिस बनाया जाए। अदरवाइज एक बात तो हम सब जानते हैं कि अगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इसमें इंटरेस्टेड होते तो फिर 100% ये टर्म उन्हीं की होती। अब जनाब आली मैं आपके सामने रखने चाह रही हूँ पूरी ज़िंदगी जस्टिस याहिया आफरीदी के हवाले से। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जस्टिस याहिया आफरीदी जो हैं वो किस तरह से नामजद हुए और क्या मामला थे, और फिर उसके बाद उसकी बायोग्राफी की बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पार्लिमानी जो कमेटी है उसने बेसिकली जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद किया। इसमें जिन लोगों के नाम थे वो कल के व्लॉग में मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं तफसीलात के तौर पे आपको ये बता दूं कि इस्लामाबाद के अंदर जस्टिस याहिया आफरीदी को खसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से चीफ जस्टिस नामजद कर दिया। और 26वीं आईनी तरमीम के नफाज के बाद नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री के लिए खसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ और इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो मेंबरान हैं उन्होंने इसका बाइकआउट किया। उन्होंने कहा जी हम इसमें शरीक नहीं होंगे। 12 रुकनी खसूसी पार्लिमानी कमेटी का बंद कमरा इजलास जो है वो पार्लियामेंट हाउस की कमेटी का जो रूम नंबर 5 है वहां पर हुआ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 3 अरकान जिनके नाम है जी अली जफर, बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा, इन्होंने बेसिकली इजलास का बाइकआउट किया था। इन्होंने कहा था हम इसमें शामिल नहीं होंगे। सारी पता था कि खान साहब को जाकर क्या मुंह दिखाएंगे और खान साहब हमारे जो है वो हमें छोड़ेंगे नहीं कहीं का। अच्छा, यहाँ पर आपको बता दूं कि इजलास में राजा परवेज अशरफ, फारूक एच नायक, सैयद नवीद कमर, कामरान मुर्तज़ा, राना अंसार, एहसन इकबाल और शाइस्ता परवेज मलिक, आजम नज़ीर तारड़ और ख्वाजा आसिफ, ये तमाम वो लोग थे जो इसमें शरीक हुए। कमेटी में चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए सेक्रेटरी कानून के भेजे गए 3 जजेस के नाम जो हैं वो पेश किए गए। वो 3 जजेस कौन है वो तो मैं आपको वैसे प्रीवियस व्लॉग में बता भी चुकी हूँ। सेक्रेटरी कानून ने 3 सीनियर मोस्ट जजेस के नामों का पैनल जो है वो कमेटी को भिजवाया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी ये शामिल थे। जिसके बाद तवील बहस हुई और उसके बाद कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया आफरीदी का नाम जो है वो उसके ऊपर इत्तफाक कर लिया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कमेटी अरकान और वफाकी वजीर कानून जो है आजम नज़ीर तारड़, उन्होंने बताया कि कमेटी ने जस्टिस याहिया आफरीदी का नाम जो है वो वज़ीर आज़म को भिजवा दिया है और कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो नामजद कर दिया है। इससे पहले भी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा कि इजलास हुआ था जिसमें जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, उसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं से टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ था और इजलास में शिरकत की उनको दावत भी दी थी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान ने इजलास में शिरकत से इनकार भी कर दिया था। अब आपको बताऊं कि वफाकी वजीर कानून जो हैं आजम नज़ीर तारड़, उनका कहना था कि हमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान को मनाना चाहिए और जमहूरियत का हुस्न है कि अपोजिशन को मनाया जाए, उनको साथ लेकर चला जाए। लेकिन आपको लगता है कि कभी पीटीआई वाले जो हैं वो इस पर मानेंगे? कभी आपको लगता है? इसके अलावा आपको बताऊं कि 4 अरकान जो हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, उन्होंने कहा कि पास जाएंगे, उनको मना कर लाएंगे और उसके बाद इजलास के अंदर फिर आपको पता है कि वक्फा हो गया था। फिर उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया था और 4 रुकनी कमेटी ने पीटीआई जो चेयरमैन है उनको मुशावरत के लिए कमेटी में आने की दरख्वास्त की थी और बैरिस्टर गौहर ने कमेटी इजलास में शिरकत से माजरत कर ली थी। और फिर ये जो कुछ भी मैस इन्होंने क्रिएट किया वो अगर मैं डिटेल्स बताऊंगी तो बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा, इसलिए अब हम चलते हैं जो जस्टिस याहिया आफरीदी हैं
ان کی بایوگرافی کی طرف، تو چلیے جناب میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو جناب بات کریں اگر ہم جسٹس یحییٰ آفریدی کی، تو وہ سپریم کورٹ کے سینئر جج ہیں اور 23 جنوری کو، اگر پیدائش کی بات کریں تو 23 جنوری 1965 کو وہ پیدا ہوئے تھے ڈیرہ اسماعیل خان میں۔ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ کوئی آپ کا سینئر جج جو ہے وہ آپ کے ملک کا چیف جسٹس بن رہا ہے جس کا تعلق فاٹا سے بتایا جا رہا ہے۔ اب آپ کو بتاؤں کہ یہ جب ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہوئے، اس کے بعد جو انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم ہے وہ ایچسن کالج لاہور سے حاصل کی، گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن کیا، جبکہ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے انہوں نے ایم اے معاشیات کی ڈگری جو ہے وہ حاصل کی۔ اس کے بعد کامن ویلتھ اسکالرشپ کے اوپر انہیں جیسن کالج کیمبرج یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ داخلہ مل گیا اور وہاں پر جا کر انہوں نے LLM کی ڈگری جو ہے وہ کی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے 1990 میں ہائی کورٹ کے وکیل کی حیثیت سے پریکٹس شروع کی اور 2004 میں سپریم کورٹ کے وکیل کے طور پہ انہوں نے اپنی وکالت کا آغاز کیا۔ آپ کو بتا دوں جسٹس یحییٰ آفریدی نے خیبر پختونخوا کے لیے بطور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کی خدمات بھی سر انجام دی ہیں۔ کیا آپ کو یہ بات پتہ تھی؟ آپ کو بتاؤں 2010 میں پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج کے طور پہ بھی وہ مقرر ہوئے تھے اور 15 مارچ 2012 کو مستقل جج جو ہے وہ مقرر ہو گئے تھے۔ 30 دسمبر 2016 کو جسٹس یحییٰ آفریدی نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف جو ہے وہ اٹھایا تھا۔ 28 جون 2018 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج وہ مقرر ہوئے تھے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اعلیٰ عدلیہ میں مختلف مقدمات کی سماعت، سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کے اندر لارجر بینچ کا وہ حصہ بھی رہے اور کیس سے متعلق فیصلے میں انہوں نے اپنا اختلافی نوٹ جو ہے وہ بھی تحریر کیا تھا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کے 9 رکنی لارجر بینچ کا حصہ بھی رہ چکے ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس 2024 کی 3 رکنی ججز کمیٹی میں شامل ہونے سے معذرت بھی کی تھی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کے بارے میں اور زیادہ انفارمیشن جو میں نے کھنگالی تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں یہ پاکستان کا جو صوبہ ہے خیبر پختونخوا اس کے قبائلی ضلع سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی بار پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں یہ ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو اپنی ریٹائرمنٹ سے 3 سال پہلے ہی کیوں ریٹائر ہونا پڑے گا؟ یہ بہت سارے لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھا ہوا تھا، خاص طور پہ جب میں نے ٹویٹ کی تھی، تو اس کا جواب بھی میں آپ کو دیتی ہوں۔ آپ کو بتا دوں کہ سینیورٹی کے لحاظ سے وہ تیسرے نمبر پہ ہیں اور انہوں نے قانون کی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی سے حاصل کی تھی اور سن 2010 میں پشاور ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج جو ہے وہ تعینات ہوئے تھے اور پہلے وہ آفریدی، شاہ اور من اللہ فارمز جو ہیں ان کا حصہ بھی رہے تھے۔ 2012 میں جب انہیں پشاور ہائی کورٹ کا مستقل جج تعینات کیا گیا تو انہوں نے ادارے سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ ہائی کورٹ میں 4 سال کام کے بعد 30 دسمبر 2016 کو پشاور ہائی کورٹ کے وہ چیف جسٹس کے طور پہ جو ہے وہ تعینات ہوئے تھے۔ اس عرصے کے دوران آپ کو بتا دوں کہ جو سابق فوجی صدر تھے یعنی کہ پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کا جب مقدمہ چل رہا تھا تو انہوں نے کچھ عرصے کے لیے اس خصوصی بینچ کی سربراہی بھی کی تھی، لیکن بعد میں وہ اس خصوصی بینچ سے الگ بھی ہو گئے تھے۔ پشاور ہائی کورٹ میں 6 برس کا عرصہ گزارنے کے بعد 28 جون 2018 کو انہیں سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ تعینات کیا گیا تھا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر جو صدارتی ریفرنس تھا اس میں ان کی درخواست کو مسترد بھی کیا تھا۔ حال ہی میں وہ چیف جسٹس کے ساتھ ان 4 ججز میں شامل تھے جنہوں نے مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو الاٹ کرنے کی مخالفت بھی کی تھی۔ یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کی عمر جو ہے وہ اس وقت 59 ایئرز ہے، یعنی کہ 59 سال ان کی عمر ہے، اور اگر ان کا نام بطور چیف جسٹس منظور کر لیا جاتا ہے تو پھر انہیں ریٹائرمنٹ کی مقررہ عمر تک پہنچنے سے 3 سال پہلے ہی ریٹائر ہونا پڑے گا، اور اس وجہ سے 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ملک کے چیف جسٹس کا تقرر جو ہے وہ 3 سال کے لیے ہوگا، اور یہ مدت مکمل ہونے کے بعد چیف جسٹس کو ریٹائر ہی سمجھا جائے گا، چاہے وہ 65 سال کی عمر کو چاہے وہ نہ بھی پہنچا ہو۔ تو جسٹس منصور عدالتی اصلاحات کے بہت بڑے حامی ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کا لیگل کریئر بہت ہی بہتر ہے۔
وہ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं और उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा खासा तजर्बा है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने मुतअद्दिद ऐसे फैसले दिए हैं जिनको वकला कम्युनिटी में बड़ी ही इज्जत की निगाह से देखा जाता है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जस्टिस याहिया अफरीदी को क्यों पसंद किया जाता है। इसलिए भी पसंद किया जाता है कि कहा जाता है कि ये जो इनकी रेप्यूट है, जो इनकी रेप्यूटेशन है, वो काफ़ी अच्छी है। और दूसरा इनके बारे में कहा जाता है कि ये लोगों के साथ बहुत ही कम घुलते मिलते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो नहीं चाहते कि पर्सनल दोस्तियाँ या ताल्लुकात बनाकर उनके फ़ैसलों के ऊपर कोई चीज़ें जो है वो असरअंदाज हो सकें। हुकूमती ओहदेदार इनको इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनका ये कहना है कि अक्सर जो पार्टीज़ होती हैं या जब कोई जज जो है वो रिटायर होता है या उसकी तैनाती होती है तो डिफरेंट फेयरवेल पार्टीज़ दी जाती हैं, तो उसके अंदर ये शिरकत तो करते हैं, लेकिन शिरकत करने के फ़ौरन बाद अपनी हाज़िरी लगाकर ये वहाँ से चले जाते हैं ताकि ज़्यादा लोगों के साथ उनकी दोस्तियाँ आगे ना बढ़ें जो कि कल को उनके फ़ैसलों के आगे जो है वो आड़े आएँ। दैट्स वाई वो इसका बायकॉट करते हैं और वो इन चीज़ों को पसंद भी नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हैं, अपने आप में रहते हैं और बहुत ही संभल कर चलते हैं। शायद यही वजह है कि आपको पता होगा कि जब आर्मी चीफ की तैनाती हुई थी जनरल आसिम मुनीर, तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि उस वक्त भी 4 से 5 नाम जो हैं वो ज़ेरे गौर थे। बताने वाले बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब से उन तमाम नामों ने किसी ना किसी तरीके से रब्ता किया था और जिन लोगों ने रब्ता नहीं भी किया था उन्होंने उनको मैसेज भिजवाया था कि अगर आप हमें जो है वो आर्मी चीफ बनाएंगे तो हम आपकी हुकूमत के लिए आके ये सारी आपको सहूलियात जो हैं वो देंगे। लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि वाहिद एक आसिम मुनीर साहब थे जिनकी ना तो कोई सिफारिश थी, जिन्होंने ना ही किसी तरीके से जो नवाज शरीफ हैं उनको किसी तरह से कोई पैगाम भेजा था और यही वजह थी कि उनकी इस चीज़ को देखते हुए नवाज शरीफ ने उनको चूज़ किया था। और अब की बात भी आपको पता ही है कि हुकूमती फ़ैसले जो हैं वो नवाज शरीफ के हाथ में हैं, वो करते हैं और उन्होंने इसी वजह से एक ऐसे शख्स को चुना है जो कि उनको लगता है कि इस काबिल है कि वो चीफ जस्टिस बन सके। इसके साथ ही आपको मैं ये भी बताती चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट में सिंध हाई कोर्ट ने और लाहौर बार जो है उन्होंने जस्टिस याहिया अफरीदी को पेश की मुबारकबाद और नामजदगी की वजह से मुबारकबादें जो हैं वो देना शुरू कर दी हैं। और वो जो वकला कहते थे कि वकला तहरीक चला देंगे और अब हम ये कर देंगे, वो मुबारकबादों का उन्होंने सिलसिला शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ हामिद खान का एक अहम बयान आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उनको तवक्को है कि जस्टिस याहिया अफरीदी इस पेशकश को कबूल नहीं करेंगे। ये हामिद खान का कहना है और बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन किसके बारे में क्या कहता है। ये था जनाब आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि क्या ये जो बायोग्राफी मैंने आपके साथ शेयर की है, क्या इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको जस्टिस याहिया अफरीदी के बारे में पता थी या नहीं पता थी। और जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको एक ही व्लॉग में दिया, क्या किसी और ने आपको दी है या नहीं दी। और इसके अलावा मेरा एक और वीडियो है जिसमें हमारे जो DGISI हैं उनकी भी मैंने मुकम्मल बायोग्राफी जो है वो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो मेरे चैनल पर देख लीजिए। यहाँ पर शायद आपको थंबनेल भी नज़र आ रहा होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस जितनी भी खबरें शेयर की इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए न्यू थी वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।